किसी के पास पैसे का अभाव है, तो वो उस जो नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न उसके पास चलता रहता है, या ओवर नेगेटिव थिंकिंग चलती रहती है, या हर टाइम वो फाइट एंड फ्लाइट मोड में रहता है, तो उससे वो बाहर कैसे आ सकता है? ये सब मैं लाइफ को जी चुकी हूँ, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ जी, जी। अपने एक्सपीरियंस को। जी। उस टाइम पे तो ऐसा लग रहा था जिंदगी एंड हो गई। आई जस्ट वॉन्टेड टू गिव अप माई लाइफ। आने वाले टाइम के लिए ये कोई सिग्नल है यूनिवर्स का कि भैया उठो, जागो, अब टाइम आ गया है नई जिंदगी को एक्सपीरियंस करने का। जब इकट्ठे रह रहे होते हैं तो तब भी प्रॉब्लम में है, और जब रिश्ता खत्म कर लेते हैं फिर भी प्रॉब्लम में। दो वुंडेड लोग, जख्मी लोग आपस में लड़ रहे हैं। एक कह रहा है मुझे वैलिडेशन दो, अटेंशन दो। दूसरा कह रहा है, जो एम्पैथ है, वो आपके सारे इमोशंस को एब्जॉर्ब करता है। हाँ हाँ मैं तुझे दूंगा, हाँ हाँ मैं तेरे लिए सब करूंगा। एक्सपीरियंस करें, उन इमोशंस को देखें, और हो सके तो उसे कलर दे दें। ब्लैक कलर या ग्रे कलर, या तो कौन सी बॉडी के पार्ट में वो फीलिंग्स आ रही हैं। भारीपन है, टाइटनेस है, चेस्ट, बेली, थ्रोट। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव ओवर थिंकिंग से बहुत परेशान है। जब आपके पूरे दिन के काम ही अधूरे हैं तो रात को नींद कैसे आएगी? आपको ये पता चलेगा कि मेरे अंदर जो तूफान चल रहा है वो आप एक्सपीरियंस करते हो मेडिटेशन के थ्रू। डर को निकालने के लिए क्या करें, उसको लिखें। कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, पकड़ के लाकर उनको पेपर पे डाल दो। तो राइटिंग थेरेपी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप राइट करते हो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। हेलो फ्रेंड्स, दिल से स्वागत है आप सभी का एक और धमाकेदार पॉडकास्ट में। और आज इस पॉडकास्ट में आपको जो चीज़ें मिलेंगी वो, आप जब मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, या अपनी विशेज़ को पूरा करने की बात करते हैं, या अपनी लाइफ को किसी भी एरिया को बेहतर करने की बात करते हैं, तो वो टूल और टेक्निक आप लगाते हैं फिर उसके लिए, लेकिन आपको रिज़ल्ट नहीं मिलते। रिज़ल्ट आपको इसलिए नहीं मिलते क्योंकि आपके पास कई सारे इशू हैं। आपके पास फाइनेंस का इशू है, आपके पास हो सकता है हेल्थ की कोई प्रॉब्लम है, कोई रिश्तों में दरार है। तो जब तक ये एरिया आपके ठीक नहीं होंगे, यानी कि आप एक बहुत अच्छी वाइब्रेशन के ऊपर वाइब्रेट नहीं कर रहे होंगे, तब तक मैनिफेस्टेशन या कोई भी टेक्निक या विश पूरा करना, अपनी लाइफ को बेहतर करना शायद पॉसिबल नहीं है। और आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं। हमारे जो आज स्पेशल गेस्ट हैं हमारे चैनल पे, वो आपकी जो प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम के होते हुए आप किस तरह से मैनिफेस्ट करें, उन प्रॉब्लम को किस तरह से आप एक तरह से म्यूट करना सीखें, उनको डिलीट करना सीखें अपनी लाइफ से। इसके लिए मैं और आप दिल से स्वागत करते हैं अनुभा गुप्ता जैन मैम का। मैम, दिल से स्वागत है आपका। थैंक यू। मेरे चैनल पे। थैंक यू। आपने इतना कीमती समय हमारे लिए और हमारे दर्शकों के लिए निकाला। थैंक यू। दिल से ग्रेटिट्यूड मैम। थैंक यू। मैम, क्योंकि मैं हमेशा बहुत प्रैक्टिकल करता हूँ बातें, क्योंकि जिन चीज़ों से मैं गुजरा हूँ, तो मैं ये मानता हूँ कि हम सब एक ही तरह के थिंकिंग पैटर्न में होते हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम किसी भी इंसान के पास हैं, क्योंकि आप एक NLP एक्सपर्ट भी हैं, बहुत सारे आप टूल टेक्निक जानते हैं। तो आज मेरे दर्शकों के लिए वो खजाना खोल दीजिए जिससे वो प्रॉब्लम में रहते हुए मैनिफेस्ट कर सकें। इसमें मैम आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि किसी भी इंसान की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम है। किसी के पास कोई प्रॉब्लम है, किसी के पास हेल्थ का इशू है, किसी के पास फाइनेंसिस के इशू हैं, कोई कर्ज में फंसा हुआ है, या किसी के पास कोई रिलेशनशिप में अनबन है। तो जब तक ये एरिया उसके ठीक नहीं रहते हैं तो वो मैनिफेस्ट नहीं कर पाता। तो वहाँ पे अगर वो कोई फॉर एग्ज़ाम्पल हम पहले इसी बारे में बात करें कि मान लो किसी के पास पैसे का अभाव है, तो वो उस जो नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न उसके पास चलता रहता है, या ओवर नेगेटिव थिंकिंग चलती रहती है, या हर टाइम वो फाइट एंड फ्लाइट मोड में रहता है, तो उससे वो बाहर कैसे आ सकता है? सबसे पहले तो कोई भी सिचुएशन जब हमें आती है लाइफ में, जी। चाहे पैसे की प्रॉब्लम या रिश्तों की प्रॉब्लम या हेल्थ की प्रॉब्लम, जी। मेरा एक्सपीरियंस से मैंने ना ये देखा है रविंद्र जी, रियली, कि वो हमें कोई ना कोई चीज़ से बचाने के लिए आती है। हाँ। हम जब इस सिचुएशन में होते हैं, हमें नहीं पता होता कि हम किस रास्ते पे चल रहे हैं। कई बार हम फंस जाते हैं। करियर की बात करते हैं, आप कोई बिजनेस कर रहे हो और बिजनेस करते करते
आप एक ऐसे लूप में आ चुके हो जहाँ पे आपका पैसा मार्केट में लग चुका है, आप बाहर नहीं आ सकते एग्जैक्टली। और आना चाहते हो। तो कोई भी चीज की पहले तो एंड करने के लिए और नई शुरुआत होने के लिए जी। एंड तो होना ही होना है, आप चाहो या ना चाहो। अंदर से जो आप चाहते हो कि मैं बिजनेस से बाहर आना चाहता हूँ या मैं पैसे से प्रॉब्लम से बाहर आना चाहता हूँ, या आप मैनिफेस्ट ही तो कर रहे हो, बट रास्ता नहीं पता। और इसी वजह से कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन आपकी हो जाती है लाइफ में कि जिसकी वजह से आप चाहते भी नहीं हो, पर फॉर एग्जाम्पल कोई एक्सपोर्ट बिजनेस कर रहा है जी। और पैसा लग चुका है, आप बिजनेस कंटिन्यू जितना करते हो कि उसमें साइकिल बहुत लंबी होती है पेमेंट्स की। आप बाहर आना चाहते हो बिजनेस से, आपका पैसा लग चुका है लेकिन आप आ नहीं पा रहे। लिमिट के बाद दूसरी लिमिट और वो सब एग्जैक्टली बढ़ता जा रहा है। हाँ, या तो आपने मांगा कि मैं बाहर आ जाऊं, पर डरते हैं, पैसा लगा हुआ है भैया, कैसे आएंगे, घर चल रहा है, ये वो। अब क्या गेम होएगी, यूनिवर्स क्या करेगा, या तो कोई बायर के साथ प्रॉब्लम हो जाएगी, बायर बैंकरप्ट हो गया, क्योंकि ये सब मैं लाइफ को जी चुकी हूँ, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ अपने एक्सपीरियंस को। उस टाइम पे तो ऐसा लग रहा था जिंदगी एंड हो गई। आई जस्ट वांटेड टू गिव अप माय लाइफ, क्योंकि पैसा बहुत मार्केट में लग चुका था। बट आज जब मैं मुड़ के देखती हूँ ना, आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स इन माय लाइफ आई एवर एक्सपीरियंस्ड, दैट लॉस, बिकॉज दैट लॉस वाज नॉट अ लॉस। वो एक नई बिगिनिंग की एक नई बिगिनिंग थी। अगर वो नहीं होता तो शायद आज मैं जो कर पा रही हूँ वो नहीं कर पाती। तो कोई भी, पहले तो आप ये सोचे, अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम आ रही है, इट्स अ वेरी गुड साइन। शायद आज आपको नहीं लग रहा, बट आने वाले टाइम के लिए ये कोई सिग्नल है यूनिवर्स का कि भैया उठो, जागो, अब टाइम आ गया है नई जिंदगी को एक्सपीरियंस करने का। जी। तो यहाँ हम इस चीज़ से ये ले सकते हैं कि जो भी प्रॉब्लम किसी की लाइफ में है, तो उस प्रॉब्लम को स्वीकार करें कि ये कोई ना कोई लाइफ में बड़ी डायरेक्शन देने के लिए आई है। आप अगर एक्सेप्ट नहीं करोगे, आपके पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन तो फिर वही है जो भीड़ कर रही है। जो वो जिंदगी तो आप जी रहे हो ना, जो प्रॉब्लम वाली जिंदगी है, उसी से बाहर आना है, उसी से ही बाहर आना है। और वो रास्ता अननोन है, और जिस जगह पे आप बैठे हुए हो वो फेमिलियर है। तो हमें आदत पड़ी हुई है ना उस रोज की मर्रा जिंदगी को जीने की। हम इसलिए डरते हैं कि अरे भाई ये जिंदगी अगर छोड़ दी तो पता नहीं आगे क्या लिखा है। बट जो जगह अनफेमिलियर है, एक बार वहां पे जाकर फ्लो करके तो देखो। वर्स क्या होगा, जो जिंदगी जी रहे हो वो तो जी ही रहे हो, उससे क्या ही होगा, वापस वहीं आ जाओगे। बट क्या पता क्या नहीं, मतलब ये है ही कि जब आप अपनी फेमिलियरिटी को छोड़ के अनफेमिलियर जोन में एंटर करते हो, स्काई इज द लिमिट। बट यस, फेथ, एक्सेप्टेंस और सरेंडर, जो हम ये तीनों चीजें नहीं कर पाते, इसी वजह से उसी लूप में फंसते चले जाते हैं। तो यहाँ इस लाइफ को मैंने भी जिया है, और हम सब जब यहाँ बैठ के बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो एंड ऑफ रोड हमें मिला है, जो हमें लग रहा था कि एंड ऑफ रोड है, लेकिन वो बैंड ऑफ रोड है। वहाँ से एक डायरेक्शन मिलती है, रास्ता खुलता है वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम इसमें फिर मान लीजिए अब इसी एग्जांपल को हम कैरी ऑन करें, जो आपने कहा कि कोई एक्सपोर्टर है और उसका खूब सारा पैसा लगा हुआ है, तो वो यहाँ पे पहली चीज़ें जो आपने कहा भी कि वो एक्सेप्ट करे उसको और सरेंडर करे, तो इस एक्सेप्टेंस के लिए क्या वो टेक्निक कर सकता है, या क्या वो कोई हैक, ऐसा क्विक हैक और सरेंडर के लिए? तो इस दोनों के बारे में बताइए मैम। सरेंडर, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि सरेंडर करने में पूरी लाइफ निकल जाती है। सरेंडर हम इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि डाउट होता है, डर होता है। एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक आदमी सेठ था, वो जा रहा था, उसका कार का एक्सीडेंट हो जाता है। अच्छा। और वो सेठ माउंटेन से नीचे गिर जाता है, और जैसे ही वो नीचे गिरता है तो वो पेड़ पे अटक जाता है। लोग सोचते हैं मर गया, अब तो बच ही नहीं सकता। वो बहुत नीचे खाई के अंदर पेड़ पे अटका होता है। अब
पेड़ पे अटका होता है और भगवान से बोल रहा होता है मुझे बचाओ भगवान, मुझे बचाओ, मैं मर जाऊंगा, मैंने बड़ा बातें कर रहा होता है। 3 दिन निकल जाते हैं, 4 दिन निकल जाते हैं, पेड़ पे अटके अटके, बारिश आती है, सब कुछ आता है, नहीं बच पाता। अब वो उसको एक कोई वहां पे जा रहा होता है और वो उसको आवाज सुनता है, दूसरा इंसान ऊपर से, और उसकी आवाज सुन के उसको रस्सी देता है जी कि मैं तेरे को बचाता हूँ, तू रस्सी पकड़। वो कहता है नहीं नहीं, मैं बच ही नहीं पाऊंगा, मैं कर ही नहीं पाऊंगा, मैं ये रस्सी नहीं पकड़ूंगा। वो कहता है तेरी मर्जी। वो चला जाता है, क्रॉस कर जाता है। अब सेठ जो पेड़ पे अटका होता है वो बड़ा पैसे वाला होता है, मर जाता है फाइनली। ऊपर भगवान के पास जाता है और भगवान को कहता है कि भगवान जी, मैंने तो आपके इतने मंदिर करे, इतनी सेवा करी, कोई पाप नहीं किया, लोगों को, भूखे लोगों को खाना खिलाया, फिर भी आपने मुझे मार दिया, मेरी मदद नहीं करी। भगवान कहते हैं पहले तो मैंने तेरी मदद करने के लिए बंदा भेजा, तूने, मैं खुद तो नहीं आ सकता, जी जी तो मैं कैसे भेजूं, मैं क्या करूंगा, मैं साइंस भेजूंगा, कोई ना कोई तेरी मदद के लिए भेजूंगा। अब जब मैं तेरी मदद के लिए भेज रहा हूँ तो तू उसमें मेरे ऊपर छोड़ ही नहीं रहा। वहां पे तेरे को डर है कि अगर मैंने रस्सी पकड़ ली तो मैं गिर जाऊंगा, मेरे ऊपर तू डाउट कर रहा है, तो उसमें फिर मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने तो पूरी कोशिश करी, पर तेरा डाउट और तेरा डर तुझे मार गया। बिल्कुल। और यही हमारे साथ जिंदगी में होता है कि जब कुछ हो रहा है, मैं ये नहीं कह रही कि जब इंसान निकल रहा होता है फाइनेंशियल इश्यूज या कोई भी प्रॉब्लम से, तो वो उसकी सोचने की जो कैपेसिटी होती है वो डेफिनेटली खत्म हो जाती है, बिकॉज वो जी रहा होता है ना उस लाइफ को। बट ऑप्शन, अगेन मेरा वही क्वेश्चन, आप बाहर आना चाहते हो, प्रॉब्लम में तो कोई नहीं रहना चाहता, तो बाहर आने के लिए एक तलवार में 2 म्यान नहीं रह सकती, एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, या तो डाउट की रह सकती है या फेथ की रह सकती है। बिल्कुल। जब आप फेथ करते हो, कितनी बारी ऐसा आपकी लाइफ में हुआ होगा जब आपको डाउट होगा तो वो चीज होने में शायद हुआ होगा बट टाइम लगा होगा, पर जब आपने फेथ करा कि ये चीज होगी, भगवान मैंने तुम पे छोड़ दिया, यूनिवर्स पे, सुप्रीम पावर, कोई भी नाम दे दो, बहुत बढ़िया, तो फिर वो चीज होती है ना आपकी लाइफ में। और ये हम हर रोज अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। हमेशा लड़ाई डाउट और फेथ के बीच में होती है। आप किसको ज्यादा पानी देते हो वही पौधा बढ़ता है, ग्रो करता है। जी जी। अगर मैं डाउट को दे रही हूँ तो मैं फिर, मेरा फेथ नहीं है ना, और जब डाउट है तो ऊपर वाला, यूनिवर्स, सुप्रीम पावर कैसे उस काम में इंटरफेयर कर सकती है। तो फेथ होना जो आसान नहीं है, सरेंडर मुश्किल है, बट फिर ऑप्शन क्या है? तो माइट एज वेल एक बार करके ही देख लो ना, क्या ही होगा। ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया मैम, और इसको मैंने भी कई बार जिया है, और मैं कई बार अपने जो मेरे पर्सनल सेशन रहते हैं उसमें मैं क्वेश्चन भी करता हूँ लोगों से। मैं उनको बताता हूँ सरेंडर के बारे में, आत्मसमर्पण के बारे में, और मैं फिर उनसे ही पूछता हूँ कि क्या तुम आत्मसमर्पण, सरेंडर से ऊपर कोई प्रार्थना, कोई प्रेयर जानते हो, कोई तरीका है, कोई हथियार है? कहते नहीं। तो फिर भैया कर लो इसको। पर सरेंडर का आपने बोला टेक्निक, सरेंडर की सबसे अच्छी टेक्निक जो मैंने एक्सपीरियंस करी थी, एम्प्टीनेस, अपने खालीपन को एक्सपीरियंस करना। ओके। प्रॉब्लम आई है, रिश्ता टूटा है जी, रिश्ता टूटा तो हम किस चीज से भागते हैं? हम क्यों इतना डिप्रेशन में आ जाते हैं, एंग्शियस हो जाते हैं, एंजाइटी जकड़ लेती है? क्योंकि हम रिश्ते के खालीपन से, इंसान के जाने से नहीं हुए हैं, जो हमारे इमोशंस अटैच होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिश्ते की बात करते हैं, एक रिश्ता टूटा तो आप किसी रिश्ते में जी रहे हो, एक रिश्ते को, तो जो मैं नार्सिसिस्ट की बात करूं इसमें जी, क्या जी, हाँ बिल्कुल। एक नार्सिसिस्ट और एक एम्पैथ का रिश्ता लेते हैं, जो सबसे ज़्यादा क्लोज और ट्रॉमा बॉन्ड होता है, क्योंकि इसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, और टूटने के बाद उस मोमेंट को जीना उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है। नार्सिसिस्ट और एम्पैथ का आपस में बॉन्ड जो होता है, जब इकट्ठे रह रहे होते हैं तो तब भी प्रॉब्लम में है, और जब रिश्ता खत्म कर लेते हैं फिर भी प्रॉब्लम में है, क्योंकि 2 वुंडेड लोग, जख्मी लोग आपस में लड़ रहे हैं। एक कह रहा है
मुझे वैलिडेशन दो, अटेंशन दो। दूसरा कह रहा है जो एम्पैथ है वो आपके सारे इमोशंस को एब्जॉर्ब करता है। हाँ हाँ मैं तुझे दूंगा, हाँ हाँ मैं तेरे लिए सब करूंगा या करूंगी, क्योंकि वो आपका स्पॉन्ज, वो एम्पैथ स्पॉन्ज हो जाता है। नार्सिसिस्ट का जितना इमोशन है, वैलिडेशन का, गुस्से का, एब्यूजिव वर्बल एब्यूज का, वो बेचारा एम्पैथ उसको चूस रहा होता है, ये सोच के कि हाँ मैं उसका गार्ड हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ उसको शांत करने के लिए। बड़ा मुश्किल होता है। तो ये रिश्ते तो खाली हस्बैंड वाइफ के ही नहीं है, मतलब एक बॉस और एक एम्प्लॉय किसी के भी हो सकते हैं, बिल्कुल। बट उसके एम्पैथ और जो नार्सिसिस्ट है उसके रिश्तों, जो एम्पैथ स्पॉन्ज बना हुआ है वो क्यों बना हुआ है? उसको ये डर है, हम अभी बात करेंगे पार्टनर की, रिलेशनशिप की। उसको ये डर है कहीं ये मुझे छोड़ ना दे, फियर ऑफ अबैंडनमेंट। तो जब वो रिश्ता टूटा तो खालीपन कहाँ है? खालीपन, क्योंकि वो पार्टनर के तो ऑलरेडी बिहेवियर बहुत अच्छा तो था ही नहीं, वो तो ऑलरेडी अंदर से वो भी परेशान था उसके बिहेवियर से। बट उसकी जो अटैचमेंट थी, जो मैं सब में बोलती हूँ, अपने सेशंस में भी बोलती हूँ, आप अटैच इंसान से नहीं हो, क्योंकि वो तो आपको कुछ ऐसा बिहेवियर ही नहीं आपके साथ ऐसा कर रहा जो आपको लवेबल फील कराए। आप अटैच हो अपनी होप खोने से। कैसे? फोन आएगा, बार बार वो मैसेज आ जाता है नार्सिसिस्ट का, हर थोड़े दिन बाद मैसेज आ जाएगा। उसको लगेगा एम्पैथ को, आई एम चोजन, फीलिंग ऑफ डिजायर, कि हाँ मेरे को वो बार बार कर रहा है तो मैं डिजायर्ड हूँ, वो मुझे चूज कर रहा है। अब यहाँ पे जैसे ही जब रिश्ता टूट जाता है वहाँ खालीपन आ जाता है, इमोशनल खालीपन। अब उस खालीपन को जीना, जब आप उस खालीपन को एक्सपीरियंस करते हो, जो बहुत मुश्किल होता है, शुरू में तो बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन अगर आपने वो खालीपन को एक्सपीरियंस कर लिया, कैसे? सिर्फ 1 मिनट, इससे ज़्यादा आप नहीं बैठ पाओगे। जब आपका इमोशंस आएंगे, अपने हार्ट पर, दिल पर हाथ रखकर 4 बार डीप ब्रीथ, और 6 बार एक्सेल मुंह से करते हुए एक्सपीरियंस करना है कि आप अपनी होप, वेट की फीलिंग को एक्सपीरियंस कर रहे हो। कोई एक शेप दे दो। NLP में हर चीज़ को, हमारे जो सेंसेस हैं, हम जो भी बात करते हैं, मैं बात भी कर रही हूँ तो हमारी एक सटल पिक्चर्स बन रही होती हैं, तो विजुअल्स बने होते हैं, पिक्चर्स बनी होती हैं, आवाज़ें होती हैं, आपकी मेमोरीज होती हैं, और मेमोरी का एक फॉर्म होता है या तो विजुअल, ऑडिटरी और बॉडी में सेंसेशंस, फीलिंग्स के थ्रू। इनको पकड़ना है जी, और इनको ही हम पकड़ नहीं पाते तो हम एंग्शियस, धीरे धीरे सैडनेस, डिप्रेशन में चली जाती है। इसीलिए होता है। अगर आपने शुरू में, और कोई भी चीज़ को एक्सपीरियंस करने का ना टाइम, माइंड को टाइम चाहिए होता है। मैं ये बोलूँ आज ब्रेकअप हुआ, आज प्रॉब्लम हुई और कल से आप हीलिंग शुरू कर दो, ऐसा नहीं होता। इमोशंस को एक्सपीरियंस करना और फिर उन इमोशंस को एक्सपीरियंस करना, उस खालीपन को एक्सपीरियंस करना कि अब कोई नहीं है। वो जो खालीपन होता है ना, जो अब मैं करवाती हूँ, एम्प्टीनेस टेक्निक एक करी है, वो मैं लोगों को 1-on-1 में करवाती हूँ जी। बट टाइम लगता है, टाइम डेफिनेटली टाइम लगता है और इजी नहीं है। टाइम तो अगर हम इसको कुछ ऐसे देखें कि मान लो कोई कच्चा रास्ता है और उसके ऊपर कोई एक दिन गुजरा तो एक दिन में ही उसके ऊपर निशान नहीं बन जाते, नहीं बन जाता। उसके ऊपर 8-10 दिन, 20-25 दिन जब कोई चलता है तभी निशान बनते हैं। NLP में ये तो जैसे न्यूरोसाइंस में कहते हैं न्यूरल पाथवे क्रिएट होता है, ऐसे ही आपका प्रैक्टिस और रेपिटेशन से हीलिंग करते करते जो आप स्टेप्स लेते हो, जो एक्सपीरियंसेस आप लेते हो, वो एक पाथवे क्रिएट होता है, क्योंकि हम रीवायरिंग कर रहे हैं ना, पुराना स्ट्रक्चर बना हुआ है उसको तोड़ के नया स्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हैं। अब लोग पूछते हैं कितना टाइम लगेगा, मैं टाइम का स्ट्रक्चर बता ही नहीं सकती। हर एक का टाइम को सीखने की लर्निंग स्किल हर एक की अलग अलग है। आप कितना इमर्स हो अपनी हीलिंग जर्नी में, उस पर डिपेंड करता है। लाइक जब मैंने स्टार्ट की थी अपनी हीलिंग जर्नी, मैं उसको सिर्फ मैं उस टाइम को जी रही थी, उसी में ही जी रही थी। अच्छा। तो इतना टाइम लगा, तभी मेंटर्स, गाइड, गुरुज आपको इसलिए चाहिए ना, जो आपकी लाइफ को
चेंज तो नहीं कर सकते, मगर आपको टूल्स एंड टेक्निक्स दे सकते हैं जी जो आप अपनी लाइफ को खुद हम्म हैंडल करना सीख सकते हो, जी जिसकी वजह से इमोशनल चेंजेस आ सकते हैं। तो मैम इसमें पहली अभी जो आपने कहा कि खालीपन चाहिए होता है, कोई भी बिजनेस की प्रॉब्लम में है, जॉब की प्रॉब्लम में है, या रिश्ता कोई ना कोई डिस्टर्ब हुआ है उसकी प्रॉब्लम में है, तो वो ये खालीपन के लिए एक तो ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपने शेयर की, खाली ब्रीदिंग नहीं, हाँ उससे अलग और क्या करना होगा उसको? ब्रीदिंग तो अपने आप को शांत करने के लिए, क्योंकि जी। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा जब आप एम्प्टीनेस को एक्सपीरियंस करोगे, आसान नहीं, जैसे मैंने बोला, तो उस वक्त आपकी ब्रीदिंग बहुत फास्ट हो जाती है, क्योंकि बॉडी में सेंसेशंस हो रही होती हैं, आपके नर्वस सिस्टम ने पकड़ा बेचैनी होता हो है, रही होती है। बेचैनी हो रही होती है, क्योंकि वो नर्वस सिस्टम आपकी हमेशा जितना भी पैटर्न्स हैं, हैबिट्स है, वो नर्वस सिस्टम में होती हैं। कॉन्शियसली आपको पता है कि रिश्ता चला गया, जी मगर नर्वस सिस्टम जीता है आपके इमोशंस को, तो वहां पे वो बहुत अनसेफ फील करता है, तो वो बेचैन होगा, और वैसे ही खालीपन को जब एक्सपीरियंस, और ये शुरू में नहीं होता। अच्छा मैं शुरू में, मेरे पास जो सेशंस होते हैं ये हम करते हैं 7, 8, 9 सेशंस के बाद, अच्छा तब जाके मैं ये टेक्निक को इंट्रोड्यूस करती हूँ, जब वो अलग अलग उसको तरीके से, क्योंकि इनर चाइल्ड भी होता है, हम इनर चाइल्ड को भी करते हैं, जी, हम पास्ट पेनफुल मेमोरीज को भी इंटेंसिटी है उसको इरेज करते हैं, तो जी, जी। यहाँ तक आने के लिए, एम्प्टीनेस को करने के लिए पहले खुद को काफ़ी चीज़ों से एम्प्टी करना पड़ता है, तो आप तब रिसेप्टिव होते हो, क्योंकि आप छोटी छोटी खुशियों को, हीलिंग को एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो आपका जो डाउट होता है ना, मैं तो ठीक ही नहीं हो सकता, वो डाउट श्योरिटी में बनना स्टार्ट हो जाता है कि हाँ, हर टाइम, हर एक सेशन के बाद ये बेटर हो रहा है। तो फिर जब आप एम्प्टीनेस को टच करते हो, तो वो फिर एक अलग ही लेवल होता है, और उसका ही तरीका होता है कि जब ब्रीदिंग प्लस जब मैं कुछ पीछे से बोलती हूँ, कुछ करवाती हूँ, और आप एक्सपीरियंस उस चीज़ को करते हो विद नो म्यूजिक, नो साउंड, नथिंग, जस्ट योर हैंड ऑन योर चेस्ट, एंड देन वी टेक इट फॉरवर्ड। 1 मिनट के लिए करवाती हूँ शुरू में। तो मैम इसमें मान लो किसी के रिश्ता अभी नया नया डिस्टर्ब हुआ है, कोई टूटा है, तो वहाँ पे वो क्या एक एक्सरसाइज करे, वो क्या लाइव कर सकते हैं हम? हाँ बिल्कुल, हमारे ऑडियंस के लिए करते हैं। हमारे ऑडियंस में ऐसे कुछ होंगे जिनके रिश्ता टूटा होगा अभी, और मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप एक काम करें, आप जो करना चाहते हैं, आंख बंद करें, मैं भी करूँगा साथ में, देखते हैं। अपने हाथ को चेस्ट पे रखें, 4 बार सांस लें थ्रू योर नोज, और 6 बार मुंह से सांस को निकालें टू द काउंट ऑफ 6। अपने जो भी आपके इमोशंस आ रहे हैं, कि एक उम्मीद के, जब आप बार बार फ़ोन चेक करते हो, देखें अपने आप को फ़ोन चेक करते हुए, अर्ज आ रही है, आने दें इमोशंस को, सैडनेस आई हुई है, आने दें, एक्सपीरियंस करें उन इमोशंस को, देखें, और हो सके तो उसे कलर दे दें, ब्लैक कलर या ग्रे कलर, या तो कौन सी बॉडी के पार्ट में वो फीलिंग्स आ रही हैं, भारीपन है, टाइटनेस है, चेस्ट, बेली, थ्रोट। फिर से सांस को लेते हुए सांसों को अंदर लें, और धीरे से सांस को छोड़ते हुए महसूस करें काले धुएं को बाहर जाते हुए, चेस्ट से या स्टमक से या थ्रोट से। फिर से एक बार सांसों को अंदर लें, और धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए महसूस करें पूरी बॉडी से काला धुआं बाहर जा रहा है। आपके इमोशंस हैं जो बाहर जा रहे हैं, देखें उन्हें आसमान में जाते हुए, क्लाउड्स में, ब्लू स्काई, वाइट क्लाउड्स में मर्ज होते हुए। अब इस टाइम बिल्कुल खालीपन है, वो वेट, वो होप, वो बाहर जा चुकी है, क्योंकि आप समझ चुके हैं कि आपको उम्मीद
इंतज़ार था फ़ोन का, मैसेज का, क्योंकि आप फीलिंग ऑफ डिज़ायर्ड या फीलिंग ऑफ चोज़न फील करना चाहते थे। अब देखें ऊपर से वाइट लाइट आपके पूरे शरीर में रैप कर चुकी है आपको। इसमें आपको करना क्या है, जी। एम्प्टीनेस को करने के लिए जब आप अपने आप के साथ बैठेंगे, हाथ जो मैंने बोला चेस्ट पे रखकर, डीप ब्रीथ करते हुए आपको सांसों को अंदर लेना है और सांस छोड़ते हुए एक कलर दे दो अपने इमोशंस को। ओके। चाहे जैसे कि अर्ज होती है बार बार फ़ोन चेक करना या इंतज़ार है, तो उसको एक कलर दे दें। फॉर एग्जांपल ग्रे या ब्लैक। कौन सी बॉडी में है, अच्छा। हो सकता है स्टमक में हो, चेस्ट पे टाइटनेस हो, भारीपन हो। अच्छा, भारीपन जहाँ पे है, जहाँ उसको पे भी absorb बॉडी करें। के पार्ट में, Okay, उस perfect. बॉडी पार्ट पे अपनी अटेंशन को लेकर जाएं। इमेजिन करें कि वो काला धुआं उस बॉडी पार्ट से बाहर निकल रहा है। अच्छा। और फिर सांस को अंदर लेते हुए मुंह से छोड़ते हुए फिर इमेजिन करें पूरी बॉडी से चारों तरफ से वो काला धुआं बाहर निकल रहा है, खाली हो गई बॉडी। बिल्कुल। फिर इस टाइम पे मुश्किल हो सकता है, एंजाइटी आ सकती है, रेस्टलेसनेस हो सकती है, होने दें। अगर आप शुरू में एक आधा बारी शायद नहीं भी कर पाएंगे, कोई बात नहीं, पर प्रैक्टिस करना ना छोड़ें, कंसिस्टेंसी। ओके। और फिर इमेजिन करें कि वाइट लाइट या गोल्डन लाइट, जो कलर आपका फेवरेट है, जी जी। वो क्योंकि कोई भी चीज़ आप खाली नहीं छोड़ेंगे। जैसे ही खाली छोड़ा, थोड़ी देर तो ठीक है, बाय डिफॉल्ट वापस वहाँ पे टर्माइट लग सकता है। आपने कितना भी ट्रीटमेंट कर लिया, तो आप ट्रीटमेंट, यूनिवर्स का नियम भी है, वो नियम खाली भी जगह है, को भर देता है। जी। और बाय डिफॉल्ट वो नेगेटिव ही भर जाती है Negative वापस। भर जाती है। तो उसको जो आपने बाहर निकाला धुआं और जो वाइट लाइट इमेजिन करेंगे, उसके बीच के कुछ फ्यू सेकंड्स हैं जो आपको एक्सपीरियंस करना है। अच्छा। जब बाहर निकाला 10 सेकंड बैठे खालीपन के साथ। उस 10 सेकंड 15 सेकंड में बैठने में प्रॉब्लम आ सकती है, एज एन रेस्टलेसनेस, बेचैनी हो सकती है। मगर अगर उस बेचैनी को पकड़ लिया आपने, जी उसको उस बेचैनी के साथ जी लिए, और फिर 10 सेकंड के बाद इमेजिन करें कि वो लाइट आपके ऊपर पड़ रही है, हाँ, वाइट लाइट, और पूरी बॉडी को रैप करे हुए है। बिल्कुल। वो जो एम्प्टीनेस जो होगी ना, बाहर छोड़ने और वाइट लाइट को के बीच का रास्ता है, वो कुछ सेकंड्स का ही होगा, वो एक्सपीरियंस करना है। ये तो आपने वो चीज़ जो कहते हैं ना कि भाई एनर्जी को आप कभी ख़त्म नहीं कर सकते, उसको एक डायरेक्शन दे सकते हो, तो ट्रांसफॉर्म। हाँ, उस एनर्जी को हमने ब्लैक जो इमोशन है, नेगेटिव इमोशन है, या जो सैडनेस है, अकेलेपन का जो फीलिंग है, उसको बाहर निकाला और फिर यूनिवर्सल एनर्जी को वाइट लाइट के थ्रू अंदर लिया। परफेक्ट। क्योंकि हमारा जो सेंसेस हैं, हमारा, हम लोग समझते, ह्यूमन माइंड जो है वो हमेशा कोई ना कोई पिक्चर्स को ही समझता है, विजुअल्स को समझता है, आवाज़ें, सेंसेशन, बॉडी सेंसेशंस, काइनेस्थेटिक, तो हम इन्हीं को यूज़ करके रिप्लेस कर रहे हैं। तो मैम ये तो मान लो किसी के पास किसी भी तरह की स्ट्रेस है, तो हर इंसान इसको कर सकता है? कोई भी कर सकता है ना? इससे आपका फ़ायदा क्या होगा? आपको लगेगा इससे कोई पैसे थोड़ी ना आ जाएंगे, कोई रिश्ता थोड़ी ना जुड़ जाएगा। बात, आपका गोल ही अगर जोड़ना या पैसा कमाना है, तो आप तो बहुत छोटी चीज़ को मांग रहे हो, मटेरियलिस्टिक। क्वांटम फिजिक्स भी तो यही कहता है कि यूनिवर्स में 99.99999% एनर्जी है। तो हम मांग क्या रहे हैं? 0.00001% जो मैटर है। तो मैटर से हटके एनर्जी को मांगे ना, इंट्यूशन, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर, उसको कनेक्शन मांगे, फेथ, सरेंडर, तो मैटर तो अपने आप ही आपके पास आ जाएगा। हम प्रे भी तो यही करते हैं, भगवान पैसा दो, भगवान गाड़ी दो, भगवान रिश्ता, वो बंदे का नाम लेकर कि वो बंदा दे दो। हम मैटर मांग छोड़ने की जगह टुगेदरनेस, अच्छी मेमोरीज क्रिएट करना, बिल्कुल एक दूसरे का साथ, जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग हो, म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो। तो देखो ना, यूनिवर्स के पास तो बहुत कुछ है, पूरा ब्रह्मांड खुला हुआ है हम सबके लिए।
ये आपके ऊपर है कि आप क्या मांगते हो, कितना बड़ा बर्तन कितना लेके बड़ा, चलें, बिल्कुल बर्तन लेके वो तो बैठे हुए हैं। बिल्कुल। एक ऐसे ही हम घर में एक बार वो एकादशी की पूजा थी, तो वो कहानी मेरी वाइफ पढ़ रहे थे, तो उसमें एक कहानी थी कि भगवान ने कहा एक बूढ़ी औरत को कि भाई तू मांग, क्या मांगना चाहती है। उसने कहा कि बेटा कह रहा है उसका कि तू ये पैसे मांग ले, बहू कह रही है कि तू पोता मांग ले, हाँ, और उसके जो और गणेश जी की फ्रेंड, पूजा का। हाँ फ्रेंड है, वो कह रहे हैं तू आंखें मांग ले। अब वो जब सोचती है पूरी रात कि मेरे को क्या करना है, नेक्स्ट डे वो जब भगवान के सामने होती है तो भगवान को कहती है कि भगवान जी ऐसी आंखें दो जिस में जिन आंखों से मैं देख पाऊँ कि मेरा पोता सोने के गिलास में दूध पी रहा है। तो उसने सारी चीज़ें ही मांग ली एक बार में, तो भगवान कहते हैं तूने तो मुझे ठग लिया। तो वो मांगना भी आना चाहिए। बिल्कुल। और अगर ये बात आपने सही कही है बिल्कुल, कि अगर हम म्यूचुअल बेनिफिट की बात करते हैं, स्पिरिचुअल एटीट्यूड के साथ जुड़ते हैं, मटेरियल होंगे, मटेरियल एटीट्यूड ही पूरे, एग्जैक्टली, लेकिन वो स्पिरिचुअली पूरे होते हैं, फिर वहाँ बिल्कुल पूरी तरह से ग्रो कर रहे होते हैं। बिल्कुल। जी। तो मैम इसमें इसके बाद अगर हम थोड़ा सा किसी को मान लो कोई डिजीज़ है, क्योंकि बहुत सारी डिजीज़ आप और हम जानते हैं कि साइकोसोमेटिक हैं, माइंड की देन है, तो वहाँ पे उन डिजीज़ के लिए भी कुछ आपकी इस तरह की रहती हैं थेरेपी वगैरह जो आप कराते हैं, वहाँ क्या कर सकते हैं? बिल्कुल आपके जब माइंड एंड बॉडी आर कनेक्टेड, हम्म, जब माइंड में कोई लोचा है तो वो बॉडी वो भार नहीं उठा हाँ, पाएगी, तो वो बेचारी कहीं से तो बताएगी ना कि इतनी टेंशन, बिल्कुल, इतना भार मुझ पे डाल रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है जब कोई प्रॉब्लम अगर बाय बर्थ नहीं है और साइकोसोमैटिक है, जी, चाहे वो माइग्रेन हो या एलर्जीज हो, सब रिवर्स हो सकती हैं। अब तो एपिजेनेटिक्स भी जो साइंस है, नई साइंस, वो भी यही कहती है कि जीन एक्सप्रेशन को चेंज किया जा सकता है बिल्कुल, अगर आप लाइफस्टाइल चेंजेस करो तो। बिल्कुल, तो अपनी फिजिकल बॉडी को ध्यान रखने के लिए माइंड की एक्सरसाइजेस तो हैं ही ज़रूरी, आपकी सोच कैसी है, आपके इमोशंस, क्योंकि सोच के साथ इमोशंस जुड़े हुए होते हैं। बिल्कुल, बिहेवियर तो तीर निकल चुका कमान से, अब आप उसको नहीं कंट्रोल कर सकते, बट आप अपनी सोच और अपने इमोशंस, इन दोनों पे ज़रूर आप इनको हैंडल कर सकते हो। और इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ से होती है? आपके बिलीफ। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं छोटी थी, मैं मैथ में वीक थी, तो मैं सोचती थी आई एम नॉट इंटेलिजेंट, एंड बिलीव मी अप टिल 30-35 मैं इसी इल्यूजन में जी रही थी, आई एम नॉट इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट सिर्फ मैथ में नहीं थी। धीरे धीरे पता कर देखना शुरू किया, अब जब पढ़ाई शुरू करी, प्रॉब्लम्स आई और उसके बाद पढ़ना शुरू किया कि मेरी जो खुद का सब्जेक्ट है लाइफ को लेकर, मैं उसमें जितना घुसती चली जा रही थी, अपनी लाइफ के चीज़ों को, डिसीजंस को चेंज करना शुरू किया, अपनी लाइफ के डिसीजंस को, उतना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हुआ। वही अनुभव जो सोचा करती थी आई एम नॉट इंटेलिजेंट, मतलब अब ऐसा है कि देयर इज नो लुकिंग बैक। मेरी मम्मी तो हंसती हैं कि अगर तूने इतनी पढ़ाई पहले करी होती तो तू पीएचडी या डॉक्टर बन चुकी होती। बट क्योंकि वो बिलीफ था और उस बिलीफ ने मेरी सोच ऐसी रखी कि मैं बिजनेस भी कर रही थी, सब कुछ कर रही थी, क्योंकि वो अपने सेल्फ इमेज इतनी लो थी खुद की कि मैं डिपेंडेंट थी हमेशा दूसरों पे कि नहीं वो मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। अपने ऊपर फेथ ना करके, ट्रस्ट ना करके दूसरों पे करा करती थी। एक छोटा सा बिलीफ बचपन का, मगर आपकी लाइफ, जिंदगी भर आपके साथ वो चलता है। ये तो मैंने सिर्फ एक बिलीफ बताया, इस बिलीफ के साथ बहुत सारे होते हैं जो ना फिर आप अपने रिलेशंस एंजॉय कर पाते हो, ना आप अपनी हेल्थ और पैसा भी नहीं कर पाते, क्योंकि आप बिलीव ही नहीं करते अपने ऊपर। तो जब बिलीव नहीं कर रहे हो तो आपकी हेल्थ भी प्रॉब्लम्स आएंगी, हर चीज़ में आपकी प्रॉब्लम्स आएंगी। सेल्फ इमेज की आपने बात की, ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि सेल्फ इमेज बहुत लोगों की डिस्टर्ब हुई पड़ी है पूरी तरह से। तो इस सेल्फ इमेज को अच्छा करने के लिए कोई हैक, इसमें जो आपने पहले भी बात की कि कोई ना कोई पास्ट का हमारे पास बैड मेमोरी पड़ी होती है एक तरह से, कि या फिर ख़राब बिलीफ पड़े होते हैं कि मैं ये चीज़ नहीं कर पाया। इस चीज़ से मैं भी गुजरा हूँ, लेकिन वो चीज़ एक ही लाइन में ख़त्म हो गई मेरी। मेरे को कई बार ये होता था कि मैं शायद उतना
जितना मेरे दोस्त पढ़े मैं उतना नहीं पढ़ पाया, या ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया। तो कई बार रहता था, लेकिन फिर एक चीज़ मुझे समझ में आई, अगर मैं वो चीज़ें कर लेता तो आज जो नौकरी वो कर रहे हैं तो शायद मैं भी वही कर रहा होता, मैं इस अपने पैशन को ना जी रहा होता। तो इसी तरह से मैम बहुत सारे लोगों के पास ये पास्ट का रिग्रेट होता है किसी न किसी चीज़ को, तो उसके लिए कोई ऐसा टेक्निक जो उसको वो पूरी तरह से मिटा सके? एक बहुत पावरफुल टेक्निक है पार्ट इंटीग्रेशन, हाँ जो मैं कस्टमाइज करती हूँ जी। अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम ऑफ द client, of the student. I like to call my people students, जी not patient, हाँ no client. परफेक्ट, ये बहुत बढ़िया वर्ड आपने यूज़ किया अभी कि क्लाइंट नॉट Student. स्टूडेंट, सॉरी स्टूडेंट नॉट क्लाइंट। क्लाइंट में तो वो कहीं ना कहीं फीलिंग उसकी दबती है। हाँ, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं पार्ट इंटीग्रेशन है, फ्यूचर पेसिंग है। ये मैं आपसे आज के बाद ये मैं नोट करूँगा, मैं भी स्टूडेंट ही यूज़ किया करूँगा वहाँ पे, क्लाइंट नहीं। जी तो फ्यूचर पेसिंग है। और एक बीइंग अ सॉफ्ट स्किल ट्रेनर, मैंने देखा है कि लाइफ में ना रिलेशनशिप बिल्डिंग स्किल्स एंड कम्युनिकेशन, ये आपकी लाइफ को बनाता है और बिगाड़ता है। बिल्कुल। रिलेशनशिप बिल्डिंग भी डिपेंड करता है आपकी कम्युनिकेशन, आपका इनर कम्युनिकेशन क्या है, क्योंकि जो इनर कम्युनिकेशन है ना वही आउटर कम्युनिकेशन होगा आपका। बिल्कुल। मेरा इनर कम्युनिकेशन अगर पैसिव है, विक्टिम माइंडसेट, तो मैं जो बाहर भी बात करूंगी ना वो कहीं ना कहीं नजर आएगा, बात करने में ही मेरे विक्टिम माइंडसेट पता चल जाएगा। तो जब आप लो सेल्फ इमेज की बात करते हो तो आपके, मैं फ्यूचर पेसिंग से भी पहले जो मैं टेक्निक करती हूँ वो करती हूँ आपके इनर कम्युनिकेशन डायलॉग। अच्छा, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट। और हमें पता ही नहीं होता कि हमारा कम्युनिकेशन स्टाइल है क्या। 4 कम्युनिकेशन स्टाइल होते हैं अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट मेहराबियन रूल। अब उन चारों कम्युनिकेशन स्टाइल को मेरा कम्युनिकेशन स्टाइल सबसे ज्यादा डोमिनेंट कौन सा है? पैसिव, पैसिव अग्रेसिव, अग्रेसिव या असर्टिव। असर्टिव में भी लोग बोलते हैं कई बार ईगो आ जाती है असर्टिव और फर्म में, तो मैंने ऐड करा है हम्बल, येट हम्बल। अच्छा, असर्टिव है कि मुझे ये चाहिए, आई एम क्लियर, मैं बाउंड्रीज ड्रॉ कर सकती हूँ, नो कह सकती हूँ। नो कहते कहते कई बार हमारी फॉल्स ईगो आ जाती है बाहर। कोई एक एग्जांपल से इसको, ताकि और क्लियर हो जाए। मुझे फॉर एग्जांपल 2 दोस्त आपस में बात कर रहे हैं जी। चलो हम इस रेस्टोरेंट में चाइनीज खाते हैं। मुझे चाइनीज नहीं खाना, मुझे साउथ इंडियन खाना है। मैं असर्टिव हूँ कि नहीं, मैं बड़ी क्लियरली अपनी नीड्स को सामने रख सकती हूँ, बट हाँ मैंने चाइनीज नहीं भाई, मुझे साउथ इंडियन खाना है, लेट्स हैव साउथ इंडियन, चाइनीज नेक्स्ट टाइम खा लेंगे। बट यहाँ पे मैंने विन लूज सिचुएशन हो गई। विन विन होनी चाहिए ना। असर्टिव मीन्स विन विन एंड फर्म, कि कोई भी चीज अपनी फर्म वे में। ये मैं बहुत सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ कि ये लोग कई बार असर्टिव सोचते हैं कि हमने क्लियरली नीड रख दी तो हम असर्टिव हो गए। असर्टिव में हमेशा दोनों तरफ का, इट्स ऑलवेज आई एंड यू, दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है जी। तो मैं कैसे करूंगी? अच्छा, चाइनीज, आज चाइनीज की जगह अगर हम साउथ इंडियन खा लें, मैंने कल चाइनीज खाया था, या फिर ऐसी जगह चलते हैं जहाँ पे चाइनीज मल्टी कुजीन हो, ताकि तुम्हारा भी चाइनीज हो जाए और मेरा भी साउथ इंडियन हो जाए। या थर्ड, कई बार आपको किसी का दिल रखने के लिए करना पड़ता है कि चलो चाइनीज खा लेते हैं, बट वो फिर वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो ईगो जब आ जाती है ना, तो हमारी जो वैल्यू है फ्लेक्सिबिलिटी, एडजस्टमेंट, वो कहीं ना कहीं पीछे हो जाती है। तो जैसे आप अपने माइंड को रिमाइंड करोगे, यस आई वांट टू पुट अक्रॉस माय माइंड येट हम्बल, इन अ हम्बल वे, तो आपका माइंड उसी तरह से आपको मैसेज देना स्टार्ट कर देगा। और ये सब ना रविंद्र जी इतना सटल चल रहा होता है माइंड के अंदर कि आपकी सेल्फ टॉक आपको पता ही नहीं चल रही होती कि आप बात क्या कर रहे हो, अंदर चल क्या रहा है। और अगर जब आप उसको पकड़ लोगे ना कि आपका इनर कम्युनिकेशन क्या चल रहा है, आप बाहर हमेशा हम्बल होके बात करोगे। अंदर की कम्युनिकेशन को पकड़ना, वो भी कौन सा? सटल, जो बिल्कुल एनर्जी लेवल पे है। इस चीज़ के साथ मैं पूरी तरह से एग्री हूँ आपके साथ, क्योंकि जब
आपने उस न्यूरॉन्स को ये बताया कि भैया ये जो तू बोल रहा है ना एकदम से, इसको थोड़ा रोको और ऐसा कुछ बोलो जो विन विन सिचुएशन हो। तो नेक्स्ट टाइम वो न्यूरॉन्स वही चीज़ बताएगा, उसी तरह की चीज़ें लेके आएगा कि हाँ ये ठीक नहीं है, ऐसे यूज़ करो इस लाइन को। कई बार असर्टिव को हम अपने वीकनेस में यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, जो मैंने देखा है मोस्टली। और मेरा साथ जब मैंने सीखा था, कम्युनिकेशन कोर्सेज किए थे, तो मेरे साथ भी हुआ था ये। देन आई रियलाइज्ड कि असर्टिव और हम्बल के बीच की जो लाइन है ना, जो कनेक्शन है, अगर उन दोनों का कनेक्शन बना के रखो तो आपको एक्सटर्नल जो आप कम्युनिकेशन करते हो वो आपको हमेशा सॉफ्टनेस रखेगा आपके अंदर। असर्टिव कई बार आपको ईगो में ले जाता है, वैल्यूएबल नहीं बनने देगा। तो इट शुड ऑलवेज बी वी, इट्स अबाउट वी, बिकॉज रेस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन स्टाइल्स आर ऑल अबाउट आई, विन लूज। तभी इसमें कई बार ऐसा होता है ना कि हम किसी के घर गए खाना खाने, लंच पे, डिनर पे, उन्होंने पूछा खाना कैसा था, तो एक तो हम ये कहें कि खाना अच्छा था लेकिन नमक इसमें थोड़ा तेज था, एक ये कहें कि नमक थोड़ा तेज था लेकिन फिर भी खाना बहुत अच्छा था। हाँ बात वही है, लेकिन बात देखो वही। कहने का तरीका। तो इससे सॉफ्टनेस रहेगी खुद के अंदर भी, जिसकी आपने बात की कि जो इंटरनल हम अपना चेंज करते हैं वही एक्सटर्नल फिर हमारी रियलिटी बनने लग जाती है। एग्जैक्टली। ठीक है, तो मैम इसमें कहीं ना कहीं सेल्फ लव भी इन्वॉल्व रहता है। तो उस सेल्फ लव के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ को मैं देखता हूँ कि खुद से ही प्यार नहीं है, खुद को ही कभी नहीं प्यार से बात करना खुद के साथ, हमेशा तू ये नहीं कर पाया, तूने ये नहीं किया, तूने ये गलत कर दिया, तूने ये गलत बोल दिया, इसी उसमें अपने आप को पूरी तरह से बर्न आउट करते रहते हैं अपनी एनर्जी को। तो सेल्फ लव के लिए क्या कर सकते हैं मैम? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको पता है, ये हमें पता ही नहीं है कि हम अपने आप से कितना प्यार करते हैं। अगर मैं कोई चीज़ को मना कर रही हूँ या कोई रिश्ते को तोड़ रही हूँ, कहीं ना कहीं मैं अपने आप से इतना प्यार करती हूँ और मुझे लगता है मैं प्यार नहीं करती, तभी तो मैं कोई चीज़ को ख़त्म करना चाहती हूँ, क्योंकि प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ अपने आप को। पेन से दूर जाना पेन से दूर जाना चाहते हो। जी। आप पेन से दूर क्यों जाना चाहते हो? अगर आप प्यार नहीं करते अपने आप से, तो आप पेन से बाहर क्यों जाना चाहते हो? जियो ना उस पेन में। पर क्योंकि सेल्फ लव कहकर हमने उस चीज़ का उसकी एसेंस को ख़त्म कर दिया है। सेल्फ लव की हम जो करते हैं ना, अपने से प्यार करने के लिए करते हैं। पहली बात तो हम कुछ भी किसी के लिए नहीं करते, हम हर चीज़ अपने लिए करते हैं। मैं अपने बच्चों के लिए कमा रही हूँ या कमा रहा हूँ, आप बच्चों के लिए नहीं कमा रहे। दैट इज जस्ट वन पार्ट। आप बच्चों की कमाई, बच्चों को कंफर्ट्स देने के बाद जो इमोशन जीना चाहते हो ना, आप उस इमोशन के लिए कमा रहे हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी, चाहे वो कुछ भी हो जाए, आप उस इमोशन को जीने के लिए कमा रहे हो। अगर वो इमोशन नहीं है आपके साथ, आप कर ही नहीं पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके नेबर का बच्चा है, वो भूख से रो रहा है, वीजा वेज आपका बच्चा भूख से रो रहा है और रात को 12 बजे भी वो खाना मांगता है। साथ वाले का बच्चा रो रहा है 12 बजे, तो शायद आप उतनी इंटेंसिटी से इमोशन को नहीं फील कर पाओगे जो खुद के बच्चे के लिए आप कर पाओगे। बिल्कुल। तो आप इमोशन के लिए तो जी रहे हो, और हम ऐड कर देते हैं मैं तेरे लिए कर रहा हूँ, मैं तेरे लिए। हम प्यार भी में भी जब पढ़ते हैं ना, हम पार्टनर के लिए नहीं पढ़ते, हम कहीं ना कहीं डिजायर फील होना चाहते हैं। हम चाहते हैं हमें कोई चूज करे, मैं इम्पोर्टेंट फील करूं, मुझे वैलिडेशन मिले। तो हर चीज तो हम अपने लिए कर रहे हैं, नाम कर देते हैं कि हम दूसरे के लिए कर रहे हैं। तो सेल्फ लव तो वैसे भी करते हैं, बट हाँ, सेल्फ लव क्योंकि हम उसको कमजोरी बना लेते हैं अपने सेल्फ लव को। सेल्फ लव को हम कह देते हैं सेल्फिश, बट आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू बी सेल्फिश फर्स्ट, टू बी सेल्फलेस लेटर। बिल्कुल। तो जब तक आप खुद के लिए सेल्फिश नहीं होगे, खुद के लिए नहीं करोगे, आप कैसे किसी और के लिए कर सकते हो? जब तक खुद के घड़े में ही 4 गिलास पानी नहीं होंगे तो किसी को कैसे पिलाओगे आप एक बार कर भी दोगे ना, तो फिर दूसरी बार भागोगे, क्योंकि माइंड की नेचर है पेन से भागना प्लेजर की तरफ। तो आप सेल्फ लव तो वैसे भी करते हो, बस ये है कि वो पेन में होता है। और सेल्फ लव को कैसे एक्सपीरियंस करो, जो आपकी
स्ट्रेंथ बन जाए। सबसे इम्पोर्टेंट मैं जो टेक्निक कराती हूँ, आप अपनी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स लिखो। अच्छा। और ये मेरा स्टार्टिंग होता है हर एक के साथ। ओके। एंड एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, 4 एरियाज हैं, हेल्थ, करियर, मनी, रिलेशनशिप, लाइफ के। आपकी हर स्ट्रेंथ और वीकनेस एक कॉमन हो गई, और हर एरिया में आप कहाँ कहाँ क्या क्या इम्प्रूवमेंट हर चाहते हो। एरिया की स्ट्रेंथ और वीकनेस नहीं, अपनी एरिया मतलब अपनी लाइफ अच्छा। की स्ट्रेंथ अच्छा। और वीकनेस, आप उसको नोट करें। और एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, कौन से एरिया, एक लाइफ व्हील होता है, हेल्थ, मनी, करियर, रिलेशनशिप, नंबरिंग करें एरियाज को, चारों एरिया को। हेल्थ का सपोज 1 to 10, 1 बीइंग द लोएस्ट, 10 बीइंग द हाईएस्ट। आप हेल्थ इश्यूज से निकल रहे हो, तो नंबर दें उसको, नंबर 1 फॉर एग्जाम्पल। ओके। तो 1 से आप 8 या 9 पे पहुंचना चाहोगे, पहले तो नंबर से आपको ये पता चल जाएगा आप कौन से एरिया में स्ट्रगल कर रहे हो। फिर आप लिखें क्या क्या स्ट्रगल हैं आपकी, क्या क्या चैलेंजेस हैं उन एरियाज में आपके। अच्छा। हेल्थ, रिलेशनशिप में सपोज चैलेंजेस आपके आ रहे हैं, जो भी चैलेंजेस हैं आप उसको नोट करना स्टार्ट करें। ओके। आधी चीज़ें तो जब आप बाहर निकालते हो ना, जो अंदर सप्रेस होती हैं, वहीं पे ही काफ़ी चीज़ें क्लियर होनी शुरू हो जाती हैं। प्रॉब्लम क्या है? कंफ्यूजन की। और कंफ्यूजन क्यों है? हर चीज़ को हम 50-50 रेट करते हैं, और मैं कहती हूँ कोई चीज़ 50-50 नहीं होती। या तो 51-49, 51 आपका एरिया अच्छा है, 49 नहीं है। 50-50 कह के हम कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। ओके। 1% हमेशा आपकी लाइफ का, एक चीज 1% हमेशा ज्यादा या कम होगी। अगर 50-50 उसको डिक्लेयर कर दिया तो फिर उसमें कंफ्यूजन हो गई ना, सुधार की गुंजाइश ही नहीं, गुंजाइश ही नहीं है, कंफ्यूज हो गए, पूरी तरह कंफ्यूज हो गए। तो क्लैरिटी के लिए पहले तो ये 50-50 कहना बंद करें। 50-50 है तो आपके पास सोल्यूशन ही नहीं आएगा। 51-49 जैसे माइंड को दिखाओगे, भाई सारा गेम रविंद्र जी माइंड का है। बिल्कुल। आप जो चीज माइंड को दिखाओगे, ऑडिटरी जो आवाजें दोगे, जो बातें सुनाओगे, जो फीलिंग्स दोगे, वही आपकी रियलिटी बनेगी। तो मेन तो उसी को ट्रिक करना है। माइंडफुल ईटिंग क्या है? मैं एक टाइम पे मतलब काफ़ी खाने पे कंट्रोल करना सब किया करती थी, कुछ नहीं होता क्योंकि आप अपने आप को स्टार्व कर रहे हो। माइंडफुल ईटिंग स्टार्ट करी, 3 रोटी खा रही हूँ, पर इतनी छोटी छोटी पूरी साइज की पतली पतली रोटी आप खा रहे हो। माइंड को आपने ट्रिक कर दिया कि 3 रोटी खा रहे हैं, आप देखो वो चौथी मांगेगा भी नहीं, चाहे उसमें इतनी छोटी छोटी 3 रोटियां आप खा लो। माइंड को ट्रिक कैसे कर रहे हो? बिकॉज माइंड कैन बी योर वर्स्ट एनिमी एंड माइंड कैन बी योर बेस्ट फ्रेंड। बिल्कुल। सो इट्स ऑल अबाउट ट्रिकिंग योर माइंड। अच्छा मैम, चाहे कोई स्टूडेंट है या कोई जॉब करता है, कोई बिजनेस है, कोई हाउसवाइफ है, या कोई बच्चे भी हैं आज के टाइम, छोटे बच्चे, ओवरथिंकिंग, नेगेटिव ओवरथिंकिंग से बहुत परेशान है, तो वो उस नेगेटिव ओवरथिंकिंग को कैसे कम कर सकते हैं? नेगेटिव ओवरथिंकिंग इसलिए होती है क्योंकि हम हर चीज़ को कार्पेट के अंदर छुपा देते हैं। कोई भी इशू आया, अच्छा छोड़ना, अवॉइड कर दिया या एस्केप कर दिया कि बात ही नहीं करनी उसके बारे में, तो वो इकट्ठा पाइलअप होना शुरू हो जाते हैं आपके थॉट्स, अनरिजॉल्व्ड इश्यूज। जब तक आप अपने, और फिर उससे क्या होता है, रात को नींद नहीं आती, इंसोम्निया होना। जब आपके पूरे दिन के काम ही अधूरे हैं तो रात को नींद कैसे आएगी? तो उसके लिए, ओवर थिंकिंग के लिए, तभी मैंने आपको जो एक्टिविटी बताई लाइफ व्हील का, स्ट्रेंथ वीकनेसेस, कौन से एरियाज में प्रॉब्लम्स हैं, कैसे क्लियर करें, क्या क्या चैलेंजेस क्या क्या हैं। आप जब ये लिखोगे ना, तो माइंड के जो अंदर के थॉट्स हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, जब आप उनको एक स्ट्रक्चर दोगे, कागज के ऊपर लिखोगे, तभी आपकी आधी चीजें तो वहीं पे सामने आ जाएंगी। अच्छा। कि क्या क्या मेरी प्रॉब्लम्स थी और मैं क्या क्या दबाए हुए बैठा था, मैं उसको हैंडल ही नहीं कर रहा था। हम डर से, अगेन फियर ऑफ गेटिंग हर्ट, कि मैं उसको फेस नहीं करना चाहती उस प्रॉब्लम को, कहीं मैं हर्ट ना हो जाऊं। सेल्फ लव तो है ही ना, तभी तो मैं उसको अवॉइड कर रही हूँ, उस सिचुएशन को डील करना। पर वो सिचुएशन को अनरिजॉल्व करके जब तक रिजॉल्व नहीं करूंगी, माइंड आपको बैठने नहीं देगा। कहीं ना कहीं वो इकट्ठे ट्रिगर्स बनने शुरू हो जाएंगे। और वो ट्रिगर कैसे आपके नजर आते हैं? इरिटेशन,
फ्रस्ट्रेशन, रिजेंटमेंट, गिल्ट, ओवर थिंकिंग में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका कोई तरीका ही नहीं है जब तक आप सबसे पहले ये एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट का आप ज़रूर करें। मैं अपने व्यूअर्स को भी बोलूँगी कि आप ये करके तो देखें एक बार शुरू, कि जो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं निकालें बिना डर के। फेस योर फियर्स, नहीं तो डर आपको खा जाएगा दीमक की तरह। तो मैम जैसे डर की आपने बात की, किसी भी तरह का कोई इशू, तो क्या उसको अपने जो इमोशन है उसको पेपर पे लिख के और ऐसा कुछ उसको पूरी तरह से मतलब बर्न कर दें या उसको फ्लैश हाँ, आउट ये कर हमारी दें? एक टेक्निक है जो ऐसा मैं कुछ? कराती हूँ। डर को आप कैसे बाहर निकालो, डर कैसे बाहर निकलता है। कई बार डर हमारा गुस्से के थ्रू दबा होता है, तो उसके लिए डर को फेस करने के लिए अपने गुस्से को बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। तो मैं एक टेक्निक कराती हूँ गुस्सा जिसमें तो बहुत है आज के टाइम आज लोगों को। मैं देखता हूँ छोटे छोटे बच्चे, मतलब कई बार हम गाड़ी में जा रहे होते हैं और सामने से अगर थोड़ा सा भी उसको इधर उधर इतना घूर के देखता है छोटा बच्चा भी, पता नहीं। तो वो गुस्सा इसलिए है ना, गुस्सा सरफेस पे है, उसके अंदर जो तूफान दबा हुआ है उसको एड्रेस हमें करना है। मैं कभी नहीं कहती कि गुस्सा इज एन इमोशन, आप उसको अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हो या कमजोरी बना सकते हो। गुस्से को अपनी स्ट्रेंथ कैसे बनाएं, वो हम उस पे काम करते हैं। क्योंकि कई बार ये भी होता है कि लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेंगे गुस्सा नहीं करेंगे तो, बट गुस्से के बाद आप गिल्ट में चले जाते हो, एक और नेगेटिव इमोशन ऐड हो गया। तो हम पूरे काफ़ी सेशंस हम उसमें करते हैं जिसमें आप गुस्से पे कैसे कंट्रोल नहीं, कैसे अपने गुस्से को अपनी स्ट्रेंथ की तरह यूज करें। दैट्स अ फुल सेशन, पूरा का 2-3 सेशंस होते हैं उसके जो हम करते हैं। उसमें मेरा सारा राइटिंग है, राइटिंग थेरेपी, देन ये इन्वॉल्विंग योर सेंसेस, विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक, फ्यूचर पेसिंग, सब बहुत कुछ हम करते हैं। राइटिंग में मैम डर को निकालने के लिए क्या करें? उसको लिखें? उसको लिखें। अच्छा। सबसे हर चीज़ को क्या होता है, हम बात कर रहे हैं 60,000 थॉट्स अप्रोक्सीमेट पूरे दिन में होते हैं। बिल्कुल। कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, पकड़ के लाकर उनको पेपर पे डाल दो। अच्छा। तभी तो कहते हैं ना कि एग्जाम में आप जो लिख के याद करते हो और जो वर्बलाइज करते हो, मन में मेमोराइज करते हो, ज़्यादा पावरफुल है जो पॉइंट्स आप लिख के चलते हो, लिख के करते हो। तो लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे क्लैरिटी आती है। 51-49 का डिफरेंस पता चलता है। तो राइटिंग थेरेपी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप राइट करते हो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। जो भी चीज़ें आपके स्टोर हाउस में है, मेमोरी स्टोर हाउस, सबकॉन्शियस माइंड, वो सारी राइटिंग के थ्रू बाहर निकलती है। आप राइटिंग में ना फिल्टर नहीं लगाते हो, आप लिखते हो तो लिखते चले जाते हो। माइंड बॉडी इन्वॉल्व रहती है, माइंड बॉडी इन्वॉल्व रहती है जी। अच्छा मैम, मेडिटेशन का कितना रोल है हमारी लाइफ में? मेडिटेशन को अभी तो नहीं, बहुत पहले तक तो, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी ये मानते हैं कि ये तो किसी संत महात्माओं के करने की चीज़ें हैं, तुम्हारे काम की चीज़ें नहीं हैं। तो आप मेडिटेशन को कैसे देखते हैं? मेडिटेशन को, पहली बात तो मेडिटेट करते हुए आपको कभी शांति नहीं मिलेगी। मेडिटेशन आपको एंग्शियस कर देते हैं उस टाइम पे। क्यों? आप मेडिटेशन आपको हेल्प करता है अपने आप से जोड़ने का, और आपके अंदर क्या है, थॉट्स, किस क्वालिटी के थॉट्स हैं आपके, आपको अपनी अंदर की जो अंदर का एनवायरनमेंट है उसके बारे में पता चलता है। तभी लोग मेडिटेशन करते करते छोड़ देते हैं, क्योंकि मेडिटेशन में साइलेंस, और जब मन आप ऊपर से साइलेंट हो, आपका ध्यान कहाँ पे जा रहा है, आपके अंदर के एनवायरनमेंट में। अंदर के एनवायरनमेंट में क्या है, तूफान, और वो तूफान किस फॉर्म में है, आपके थॉट्स, आपकी सेल्फ टॉक। इसीलिए मेडिटेशन से कभी ये मत सोचें कि मेडिटेशन शुरू में ही आपको शांत कर देगा। वो सिर्फ आपको आपसे मिलवाएगा, मतलब आपके थॉट्स से मिलवाएगा। आपको ये पता चलेगा कि मेरे अंदर जो तूफान चल रहा है वो आप एक्सपीरियंस करते हो मेडिटेशन के थ्रू। ओवर थिंकिंग आती है उस टाइम पे। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ, मेडिटेशन भी किसी शुरू में कोई ना कोई गुरु होना चाहिए जो आपको उस मेडिटेशन प्रोफेशनली उस जर्नी से निकाले, बाहर निकाले। तभी तो लोग छोड़ देते हैं करते करते कि मेडिटेशन में शांति नहीं मिल रही। मेडिटेशन आपको शांति नहीं देता। मेडिटेशन
जब आप रेगुलर करते जाते हो तो आपका अंदर का जब इन्वायरमेंट थोड़ा सा शांत होना स्टार्ट होता है, तब मेडिटेशन करने के बाद आप थोड़ा सा काम रहते हो, आपकी फ्रीक्वेंसी रेज हो जाती है। बट वहां तक आने के लिए प्रैक्टिस, और वो प्रैक्टिस करते करते बीच में लोग कई बार छोड़ देते हैं बिकॉज ऑफ एंजाइटी, ओवर थिंकिंग बढ़ जाती है शुरू में। तो इसलिए शुरू में मैं सबको ये बोलती हूँ कि कोई ना कोई ज़रूर गाइड होना चाहिए, टीचर होना चाहिए। और फिर उसके बाद तो मेडिटेशन इज़ ब्यूटिफुल। और ज़रूरी नहीं है मेडिटेशन, मैं नहीं मानती कोई एक पर्टिकुलर तरीका है। हर एक की, हर जना हर चीज़ से अलग तरीके से कनेक्ट होता है। बिल्कुल, आपने कहा कि माइंडफुल ईटिंग भी, वो भी मेडिटेशन है एक हर तरह से। चीज़, आप कार चला रहे हो, कार में आप कुछ ऑडियो बुक सुन रहे हो, वो भी मेडिटेशन है। मेडिटेशन है। बट मेडिटेशन का एक्चुअल मतलब होता है थोड़ी देर साइलेंस में रहना, अपने आप से जुड़ना, बिल्कुल साइलेंस। क्योंकि एम्प्टीनेस आप तभी फील करोगे जब आप साइलेंट होगे। तभी मैंने कहा मैं शुरू में एम्प्टीनेस नहीं कराती, वो बहुत बात की बात है, क्योंकि शुरू में ही करा देंगे तो कई बार लोग पैनिक मोड में आ जाते हैं। तो मेडिटेशन और एम्प्टीनेस साथ साथ चलते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन, और मैम क्योंकि आपने बहुत शानदार तरीके से सारी चीज़ें एक्सप्लेन की और बहुत यूज़फुल रहेंगी हमारे व्यूवर्स के लिए भी। आपने स्टार्टिंग में हमने बात की थी सरेंडर की, और लास्ट इस एपिसोड का मैं करना चाहूँगा ग्रेटिट्यूड के साथ। ओह वाओ, ग्रेटिट्यूड का कितना रोल है मैम? ओह, ग्रैटिट्यूड आई थिंक आपके लाइफ में हम ना भूल जाते हैं हमारे पास क्या है, और हम इसलिए क्रिप करते रहते हैं। और यूनिवर्स कहता है कि मैं कितना भी दे दूं, ये लोग तो खुशी नहीं होते हैं। जैसे ही आप ग्रैटिट्यूड करते हो, चाहे आप अपनी आंखों के लिए करो, चाहे आप अपने हाथों के लिए करो, चाहे सांस के लिए करो, ग्रैटिट्यूड करते ही आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। आप एकदम उन चीज़ों से अपने माइंड में कनेक्ट हो जाते हो, अपनी ब्लेसिंग से कनेक्ट हो जाते हो। और जो चीज़ नहीं है, थोड़ी देर के लिए आप उसको छोड़ देते हो, क्योंकि आप भूल जाते हो कि कितनी चीज़ें तो मेरे पास ऑलरेडी है। खालीपन आता है उस टाइम पे थोड़ी हाँ, देर के लिए। खालीपन, और ये लगता है ना कि कितनी चीज़ें मेरे पास है, मैं तो भूल गया कि मेरे पास इतना कुछ ऊपर वाले का है। तो शुक्राना करना मीन्स आप अपना कनेक्शन यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ जोड़ रहे हो। और जैसे ही आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, यूनिवर्स से अलाइन होती है आपकी एनर्जी, तो आप सोचो मैजिक तभी तो होगा जब आप अंदर के मरे हुए चूहे बाहर निकाल के ऊपर की खुशबू, अगरबत्ती की खुशबू वहां पे आने दोगे, तभी तो उस एनवायरनमेंट में लोग अच्छी वाइब्रेशंस आएंगी, फ्रीक्वेंसी एकदम बढ़ती है। ग्रैटिट्यूड आपकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता है। वो एक ऐसी अगरबत्ती है जो पूरी लाइफ को खुशबूदार कर देती है। वाह, बहुत खूबसूरत तरीके से आपने चीज़ों को एक्सप्लेन किया मैम, और बहुत सारे लोगों को ये पॉडकास्ट हेल्प करने वाला है। आपके पास कोई भी क्वेश्चन है या आप कमेंट कोई आप करना चाहें, क्या आपको अच्छा लगा, तो आप इसके ऊपर कमेंट करिएगा। मैं पर्सनली हर कमेंट का आपको जवाब देता हूँ। और मैम से आप किस तरह से कनेक्ट हो सकते हैं उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए you. दिल से शुभकामनाएं। थैंक यू। आप सभी दर्शकों के लिए भी दिल से शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।